हेलो एवरीवन। तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में यहाँ तक के टॉपिक की कवरेज कर ली थी। तो हम लास्ट टाइम क्या कर रहे थे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक सिस्टम, सेकंड इज़ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक कंडीशंस। तो हमने इकोनॉमिक सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स टू इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो द टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रेफर्स टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो नॉर्मली पॉलिसीज़ क्या होती हैं जो हमारी गवर्नमेंट बनाती है, जो वो हमारे लिए लागू करती है, वो सब होती हैं पॉलिसीज़ में। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या होंगी? जो इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसीज़ होंगी। तो इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाने का राइट हमारे कंट्री में किसको है? हर कंट्री में किसको होता है? सरकार को। तो क्या होगा? द टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रेफर्स टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ टुवर्ड इकोनॉमी एज अ होल। तो जो पॉलिसीज़ हमारी सरकार बनाती है इकोनॉमी के लिए वो होती हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो दीज पॉलिसीज़, इन पॉलिसीज़ का बहुत ज़्यादा हमारे बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट होता है, क्योंकि एट लास्ट जो हमारा बिज़नेस है उसने गवर्नमेंट के अंदर ही काम करना है, एक कंट्री के अंदर ही काम करना है, और उस कंट्री को रूल कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तो दीज पॉलिसीज़, समटाइम्स इन पॉलिसीज़ का फेवरेबल इफेक्ट भी हो जाता है और समटाइम्स बैड इफेक्ट भी हो जाता है। डिपेंड करता है कि कौन सी फर्म के ऊपर उसका गुड, एक पॉलिसी का एक फर्म पे गुड इफेक्ट भी हो सकता है और दूसरे फर्म पे सेम टाइम पे बैड इफेक्ट भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी फर्म पे उसका क्या इफेक्ट होएगा। आगे हम देखते हैं उसमें क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल अ इंडस्ट्री मे गेट द प्रायोरिटी सेक्टर्स एंड मे बी अवॉर्ड। देखो, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, उसमें वो ये कहती है कि हम इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे कि अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उससे क्या होगा? उस टाइप की कंपनीज़ को उससे बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज उन्होंने प्रोवाइड करी हैं, उनको क्या कहते हैं, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी हैं, लिबरलाइज़ किया उन्होंने उनको, तो उससे उन्हें बेनिफिट हो गया। बट ऑन द अदर हैंड उन्होंने किसी और कंपनी को तो कोई बेनिफिट नहीं दिया ना, तो उससे उन कंपनीज़ को तो लॉस ही होएगा। ये एक एग्जांपल एक बार आप देख लेना। समटाइम्स गवर्नमेंट जो होती है सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है और लिबरलाइजेशन देती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को। तो उससे क्या होता है? जो कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम कर रही हैं वहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उन्हें तो बेनिफिट मिलेगा। बट हम तुम जो नॉर्मल एरियाज़ में काम कर रहे हैं उन्हें उन पॉलिसीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है, तो हमारे ऊपर उनका न्यूट्रल इफेक्ट रहेगा, बट उनके लिए उनका पॉजिटिव रहेगा। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो इन इंडिया गवर्नमेंट रेगुलेटरी फैक्टर्स आर कंसिडरिंग मोर सिग्निफिकेंट दैन द एनवायरनमेंट फैक्टर्स। तो गवर्नमेंट के फैक्टर्स को ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं एज़ कम्पेयर टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, बिकॉज गवर्नमेंट ज़्यादा चेंजेस लाती है। तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर क्या क्या आता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आएंगी जो हमारी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग वगैरह से रिलेटेड होएंगी। फिस्कल पॉलिसीज़ आएंगी सारी की सारी। जो हमारी टैक्सेशन वगैरह की पॉलिसीज़ आती हैं वो आएंगी। पब्लिक एक्सपेंडिचर की, पब्लिक के ऊपर कितना खर्चा करना है, पार्क्स वगैरह, म्यूज़ियम्स वगैरह जो कि पब्लिक प्लेसेस होते हैं उन पे कितना खर्चा करना है, रोड्स वगैरह बनाने में, इन सब चीज़ों में। पब्लिक डेट पॉलिसी की, जो पब्लिक से कंपनीज उधार लेती है उससे रिगार्डिंग आ जाती है कि डिबेंचर्स वगैरह से अगर आपको पता हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पब्लिक कंपनीज़ में, ये उससे रिगार्डिंग होती हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कि दूसरी करेंसी हमारी करेंसी के साथ किस रेट पे एक्सचेंज होएगी, उससे रिलेटेड रेगुलेशन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इनसाइड एंड आउटसाइड इंडिया से रिलेटेड पॉलिसीज़। इंडस्ट्री की लाइसेंसिंग से रिलेटेड पॉलिसीज़ हो गई। इनकम एनवायरनमेंट डेप्थ पॉलिसी हो गई, इनकम एम्प्लॉयमेंट डेप्थ पॉलिसी हो गई। रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रियल फील्ड हो गई कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए पॉलिसीज़ बनाती है सरकार, हमेशा उन्हें बेनिफिट प्रोवाइड करना चाहती है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड, क्रेडिट से रिलेटेड कि कैसे क्रेडिट मिलेगा कंपनीज़ को, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होती हैं। तो फॉर एग्जांपल, इन ऑर्डर टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड ज्वेलरी द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड एजेंसीज has been increased for stocking gold, wherever in the past it has been done only by the MMTC, STC, SEBI, इन सब के द्वारा किया जाता था। बट उसे इंक्रीज़ करने के लिए न्यू पॉलिसीज़ बनाई गई कि जो हमारी गवर्नमेंट की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो अच्छे से एक्सपोर्ट हो सके। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया इकोनॉमिक कंडीशंस। तो हमारे अंदर 3 टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर। इकोनॉमिक सिस्टम वो हमने कर लिया, इकोनॉमिक पॉलिसी, एंड थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक कंडीशन। तो अब हम वो टॉपिक करने जा रहे हैं। द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंटल
इन द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंटल चेंजेस हैज बीन सीन ऑन द बिजनेस। तो जो हमारी जो कंडीशन है, हमारी जो कंडीशन है इकोनॉमी की, कि हम किस चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, किस चीज़ की हम कम कर सकते हैं, वो यहाँ पे आएगी कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो हमें क्या सपोर्ट करती है। जैसे पंजाब हरियाणा में अगर हम देखते हैं तो जो वीट है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो वो एज़ पर द इकोनॉमिक कंडीशंस हो जाता है ये सब चीज़ों पे। तो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव्स ओवर द डिफरेंट लेवल्स बेस इनकम ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, आपको पता है क्या है कि पोल्यूशन कम से कम हो, ग्रीन रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है। इन क्रिएशन पार्ट ऑफ द इंडिया लेट्स टू बी द ग्रोथ इन डिमांड फॉर द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक ट्रांसिस्टर्स, रेडियो सेट्स, बाईसाइकिल्स, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों की क्यों पड़ी, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ वीट्स एंड राइजेस वगैरह, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि हम जो हमारे गुड्स की प्रोडक्शन है वो अच्छे से करें। और इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव द स्टेट एंड क्वालिटी ऑफ द लिविंग एंड परचेजिंग पावर ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर अगर इम्प्रूवमेंट होएगी तो उससे लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होएगा, परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होएगी, द कंजम्पशन लेवल, इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ पब्लिक, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होएंगे, और इन सब चीज़ों से बहुत ग्रेट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। कैपिटल फॉर्मेशन, कि एक कंपनी किस हिसाब से कैपिटल फॉर्म करती है कंट्री में, कैसे शेयर्स वगैरह से रिलेटेड हो गया ये। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि एक देश के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें डेवलपमेंट का कितना चांस मिल रहा है, कौन सी इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, इन चीज़ों से रिलेटेड कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन किस इंडस्ट्री की ग्रोथ को ज़्यादा प्रेफर कर पा रही है। आगे आ गया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, कि हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है। एज आई टोल्ड यू मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट की, उसके अकॉर्डिंग हमारी कंडीशन डिसाइड होएगी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, कि बिज़नेस क्या करना चाहती है। एंटरप्रेन्योरशिप, मालिकाना हक किसके पास है। कंजम्पशन का लेवल, कि हम कितना कंजम्पशन कर सकते हैं, हमारे पास इकोनॉमी में कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, कि हमारा लेवल ऑफ कंजम्पशन क्या होगा। साइज़ ऑफ मार्केट हो गया, कि हमारी मार्केट में कितने एक प्रोडक्ट की हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर वो लग्जरी प्रोडक्ट है तो कितने लोग उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। इन सब चीज़ों से रिलेटेड हो गया। सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज कितनी है एक चीज़ की प्रोडक्शन करने के लिए। एज यू नो कि रिसोर्सेज हमेशा स्कार्स होते हैं। उसके बाद आ गया ह्यूमन रिसोर्सेज, कि हमारे पास कितने ज़्यादा ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं कि वो हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल हैं, जो हमारे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में मदद कर देंगे। फॉरेन कैपिटल, की हमें फ़ॉरेन से कितनी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, फ़ॉरेन में हमारा ट्रेड कैसा चल रहा है, इनोवेशंस कितने ज़्यादा हमारे में चेंजेस आ रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं हम चीज़ों को। रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, ये सब आ गया। उसके बाद प्राइस इंडेक्स, की प्राइसिंग का इंडेक्स क्या है, हम कौन सा प्राइसिंग फिक्स कर रहे हैं। वेलफेयर स्कीम्स, की कंट्री में क्या स्कीम्स है, कि कैसे हम वेलफेयर करें कंट्री का, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होती हैं। तो अगली हमारी आ गई फाइनेंशियल इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट का सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल इन्वायरमेंट। द फाइनेंशियल इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में फाइनेंशियल इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि क्या होती है फाइनेंशियल इन्वायरमेंट। तो फाइनेंशियल इन्वायरमेंट किससे रिलेटेड होगी, फाइनेंस से रिलेटेड। तो फाइनेंस से रिलेटेड जो इन्वायरमेंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। बैंक्स वगैरह भी होते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों में क्या आएगा, बैंक आएंगी, हमारी मनी मार्केट्स आएंगी, हमारी कैपिटल मार्केट्स आएंगी। तो इसके अंदर आ गई मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, तो दो हिस्सों में डिवाइड होती है। तो मनी मार्केट मीन्स द मार्केट विच प्रोवाइड शॉर्ट टर्म मॉनेटरी एसेट्स। द स्टेट ऑफ मनी मार्केट इज़ अफेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स। सुनो, जो हमारी मनी मार्केट है वो तो हमारी शॉर्ट टर्म्स रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगी, ठीक है। जो हमारे को शॉर्ट टर्म में हमें जो पैसों की ज़रूरत होएगी वो हमारी मनी मार्केट पूरी करेगी, कि हम लोन्स वगैरह पैसों के फॉर्म में जो हम ले सकते हैं। तो लेट्स रीड इट आउट कि इसके अंदर क्या डिटेल में है। मनी मार्केट मीन्स दैट market which provides short-term monetary assets. The state of money market affects the short-term requirement of business, जो कि short-term requirements के लिए होगी. If the short-term funds are available easily, it needs to maintain a huge working capital. तो short-term requirement obviously working capital के लिए ही होती है, ठीक है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी बिजनेस हैज़ टू कीप सफिशेंट वर्किंग कैपिटल टू मीट आउट देयर रूटीन एक्सपेंडिचर। देखो, शॉर्ट टर्म में हमें मनी की ज़रूरत होती है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, कि हमारे जो डेली के खर्चे हैं
उनको पूरा करने के लिए जो हमें अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है वो वर्किंग कैपिटल होती है। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम मनी मार्केट का यूज़ करते हैं, हम शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह ले लेते हैं। वेयर द कैपिटल मार्केट इज़ द नेट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो आपने याद रखना है एक चीज़ को, मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म, एंड दिस इज़ द लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करेंगी ये, ठीक है। तो वेयर द कैपिटल मार्केट प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू कॉर्पोरेट सेक्टर्स। तो ये सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में लिंक प्रोवाइड करती है। तो जो हमारी कैपिटल मार्केट है वो भी दो टाइप की है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो हम देखते हैं प्राइमरी मार्केट क्या होती है और फिर हम देखेंगे कि सेकेंडरी मार्केट क्या होएगी। तो लेट्स मूव टुवर्ड दिस। तो द प्राइमरी मार्केट्स डील विद द न्यू सिक्योरिटीज़। देखो, जब कोई कंपनी कोई न्यू सिक्योरिटी इशू करेगी तो वो सिक्योरिटी प्राइमरी मार्केट में इशू होएगी। जैसे शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैं, कंपनी ने फर्स्ट टाइम इशू करे हैं तो वो प्राइमरी मार्केट होएगा। लेकिन जब वो कंपनी इशू कर चुकी है उसके बाद जिन्होंने ख़रीद लिया है वो उसका लेन देन करेंगे तो वो होएगा सेकेंडरी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो द सेकेंडरी मार्केट डीलिंग ओल्ड एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मीन्स शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, दीज आर सिक्योरिटीज़। तो कैपिटल फॉर्मेशन एक्चुअली अक्कर, तो जो कैपिटल की फॉर्मेशन होएगी वो प्राइमरी मार्केट में होएगी और उसकी एज इट सप्लाइज एडिशनल फंड्स टू द कॉर्पोरेट। मनी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट की नीड ही होती है मनी के लिए, क्योंकि कंपनी जो ये शेयर्स वगैरह इशू करती हैं ये पैसों को ही जनरेट करने के लिए करती हैं। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड आ गया। बट द सक्सेस ऑफ प्राइमरी मार्केट डिपेंड्स अपॉन द हेल्थ एंड स्टेट ऑफ सेकेंडरी मार्केट। क्यों है ऐसा कि प्राइमरी मार्केट की जो ग्रोथ है, सक्सेस है, वो सेकेंडरी पे डिपेंड करती है। बिकॉज प्राइमरी में तो एक बार हमने इशू कर दिए बट शेयर्स के रेट में कम ज़्यादा होएगा, उससे प्रॉफिट होएगा, कम प्रॉफिट होएगा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी मार्केट में होएंगी। तो दैट्स वाई प्राइमरी मार्केट की जो सक्सेस है वो सेकेंडरी मार्केट पे डिपेंड करेगी। आगे देखते हैं, इफ सेकेंडरी मार्केट इज़ हेल्दी द मार्केट सेगमेंट इज स्ट्रॉन्ग ओनली द इन्वेस्टर्स विल इन्वेस्ट। अगर सेकेंडरी मार्केट हेल्दी है, ग्रोथ हो रही है, शेयर्स का रेट इंक्रीज़ हो रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करेंगे तो उसी से तो मनी अच्छी जनरेट होएगी ना, तभी न्यू इश्यूज़ करेंगे। कि अगर सेकेंडरी एक कंपनी के शेयर्स हैं वो सेकेंडरी मार्केट में उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छी हो रही है तभी वो कंपनी प्रेफर करेगी ना कि मैं और नए शेयर्स इशू करूं। अगर उनके शेयर्स की कोई डिमांड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो क्यों करेगी प्राइमरी मार्केट में अपने न्यू शेयर्स को इशू। समझ रहे हो ना, ये चीज़ हो जाती है। तो ये एक एग्जांपल है। 1993 में हर्षद मेहता एंड सन स्कैम हुआ था। बिफोर द सेकेंडरी मार्केट वॉज ऑन द टॉप एंड द न्यू इशूज कंपनी शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड थे, टॉप पे थी। एज सून एज द स्कैम, देखो 1995 में जब तक हर्षद मेहता एंड स्कैम का पता नहीं चला था, जो हुआ था, जो हमारी सेकेंडरी मार्केट है वो टॉप पे थी, जो उस कंपनी के शेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब थे। एज सून एज द स्कैम जो है, जो स्कैम हुआ था वो लाइटिंग में आने लगा, लोगों को पता चलने लगा कि हर्षद मेहता जी ने स्कैम किया है, तो जो सेकेंडरी मार्केट है वो क्रैश होनी शुरू होगी। लोग जो है कंपनी के शेयर्स फटाफट बेचने शुरू कर दिए, मतलब ये चीज़ें होने लगी। तो द कंपनी फाउंड इट्स डिफिकल्टी टू राइज मनी। जब लोग उनके शेयर्स बेचना चाहेंगे, कोई शेयर्स मतलब लेना नहीं चाहेगा, तो उससे कंपनीज को इशू करने में प्रॉब्लम हुई। Again in 2004 when the secondary market was at the peak before the general election, all the issues has been come into market where the oversubscribed में happens, therefore the state and health। देखो, हम ये मानते हैं कि अगर हमारी सेकेंडरी मार्केट अच्छी है तभी हमारी प्राइमरी मार्केट ग्रो करेगी, तभी न्यू शेयर्स इशू होंगे। तो इसके अंदर तो इस चीज़ से रिलेटेड बात है। आप इसको एक बार आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल इन्वायरमेंट के अंदर दो चीज़ें आती हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म। कैपिटल मार्केट के अंदर आती है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंदर न्यू शेयर्स इशू किए जाते हैं, सेकेंडरी मार्केट के अंदर एग्जिस्टिंग शेयर्स की मूवमेंट होती है, उनकी सेल एंड परचेज की जाती है। तो हमारे उसके बाद थर्ड इन्वायरमेंट का, मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से ही पता चल रहा है जो हमारी पॉलिटिकल कंडीशन है कंट्री की, वो उससे रिलेटेड होएगी कि हमारी हमारे देश में कौन सी सरकार राज कर रही है। तो हम ये टॉपिक करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया टॉपिक।
नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ट्राई कि फटाफट इस टॉपिक को कवर अप करें और किसी न्यू टॉपिक को स्टार्ट करें आगे। तो द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ अ कंट्री से रिलेटेड होगी कि कौन सी सरकार है, कभी भाजपा आ जाती है, कभी कांग्रेस आ जाती है, तो वो अपने हिसाब से पॉलिसीज़ का फॉर्म करती है। तो जो सरकार आएगी वो अपने हिसाब से पॉलिसीज़ बनाएगी, उसको वो जो हमारी कंपनीज़ है वो तो कुछ नहीं कर सकती ना, उनको टैकल करना ही होगा। अब आज हम कहते हैं कि जो बीजेपी है वो एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए अच्छी पॉलिसीज़ बना रही है, कल को कांग्रेस आ जाएगी, वो उस कंपनी के लिए नहीं बेनिफिट में होगी, वो किसी और कंपनीज़ के लिए पॉलिसीज़ बनाएगी, तो इससे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर आता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट और जुडिशरी, ये इसके अंदर 3 सब पार्ट्स हैं। तो इसके अंदर आता है पावरफुल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जो लॉ, लेजिस्लेचर क्या होता है, जो सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो लॉज वगैरह बनाते हैं, बजट्स वगैरह बनाते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। और गवर्नमेंट के अंदर आता है अथॉरिटी, जो इम्प्लीमेंट करती है जो डिसीजंस लेजिस्लेचर ने लिए होते हैं। जैसे कि जो हमारी सभाएं हैं वो तो बिल पास कर देंगी, वो सारे मतलब वहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं, बट जो उनको एग्जीक्यूट तो सरकार ही करती है। तो वो आगे जुडिशरी डिटरमाइन करती है कि जो काम है वो अच्छे वे में हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आगे इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है हम देख लेते हैं। आप एक बार इस टॉपिक को रीड आउट कर लेना। इसमें बस मेनली यही चीज़ें हैं कि जो सरकार के अंदर चेंजेस आते हैं उससे भी हमारी जो कंट्री है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, अथॉरिटीज़ होती हैं। अब एक बात बताओ, जौन सी सरकार होएगी उन्हीं के बेनिफिट में जो कोर्ट्स हैं वो भी डिसीज़न लेगी, क्योंकि उस सरकार के हिसाब से काम होएगा। तो इससे लीगली भी चीज़ों में चेंज आ जाते हैं कि अगर एक बंदा है, उसकी कंपनी है, उसकी सरकार के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, जान पहचान है, तो अगर उस पर हमारे यहाँ यही होता है कि उसके ऊपर अगर कोई केस भी होगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बंदा उसके ऊपर केस हो गया और बट सरकार से उसकी अच्छी चीज़ नहीं है, जॉइंटिंग नहीं है उस फर्म की, तो उनको तो दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। आगे है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सच एज डेमोक्रेसी वगैरह से रिलेटेड इसके अंदर इंक्लूड होता है। उसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो चेंज आते रहते हैं उन चीज़ों से रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो इसके अंदर आएंगे। इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन, क्योंकि हर सरकार की अपनी सोच, अपनी नीति, तो उसकी वजह से कंपनीज़ को दिक्कत आएगी, वो सब बातें होगी। गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जो चेंज होता रहता है उन सब चीज़ों से सरकार नहीं आएगी, वो लिबरलाइज होएगी किसी किसी के लिए, किसी कंपनीज़ की वर्किंग में इंटरफेयर करेगी कि वो पोल्यूशन जनरेट करी है, इन चीज़ों के ऊपर करके। आगे सेंट्रल एंड स्टेट की, अगर सरकार स्टेट में अलग है और सेंटर में अलग है तो उसकी वजह से भी बहुत इफ़ेक्ट आता है। आगे है फ्लेक्सिबिलिटी की, अडेप्टेबिलिटी ऑफ लॉ की, क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल कितनी है सरकार और हम कितने फ्लेक्सिबल है, कितने अडेप्टेबल हैं लॉज को लेके, और सरकार कितनी जल्दी फ्लेक्सिबल है, कितना क्या चीज़ें हो रही हैं। पॉलिसीज़ जो फॉरेन करेंसी से रिलेटेड पॉलिसीज़ होती हैं, वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट। ऑपोजिशन पार्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ऑपोजिशन भी अपने इफ़ेक्ट्स वगैरह लेके आती है। अगला टॉपिक है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट, और उसके आगे अब ये थोड़ा सा ही रह गया लास्ट, अगली वीडियो में ऑलमोस्ट सारा हम कवर कर लेंगे फटाफट से, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कुछ अब डिटेल में है। तो डिटेल में ये, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको इसको अपनी लैंग्वेज में सारा समझा दूँगी। अगली वीडियो में इस टॉपिक को हम कवर कर देंगे। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।